हेलो स्टूडेंट्स, हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th 10th 11th 12th फिजिक्स सब्जेक्ट में। सबसे पहले हम +2 को देखेंगे और +2 में मैंने आपके 5 चैप्टर लिखे हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक मीन रेस्ट। मीन्स ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें चार्ज एट रेस्ट है। मीन्स चार्ज रेस्ट में ये चलता नहीं है। मीन्स यहाँ पे इसकी वेलोसिटी रहेगी 0। और सेकंड चैप्टर है जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें चार्ज की वेलोसिटी 0 नहीं रहती है। इट मीन्स यहाँ पे चार्ज दौड़ने लगता है। चार्ज क्या करता है, किसी तार में फ्लो करने लगता है जिसके करके करंट बनती है। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, जिसके चलने से करंट बनती है। और इस चैप्टर को हम यहीं पे पढ़ेंगे। देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स, दिस इज इफेक्ट ऑफ करंट, यानी इफेक्ट ऑफ करंट है। इसका कहने का मतलब है कि इस चैप्टर का इफेक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। यानी किसी तार में लटक से, ये हमारे पास कोई वायर है जिसमें करंट कोई फ्लो कर रही है और उसके आगे पीछे एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, यानी इसके इफेक्ट को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ऐसा हुआ कि न्यूटन सर थे, न्यूटन सर ने एक बात कही, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना न्यूटन साहब के इसी सिद्धांत को यूज किया जाए। उन्होंने सोचा अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनना चाहिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनना चाहिए। यानी करंट का मैग्नेटिक फील्ड हुआ ये एक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये इसे रिएक्शन बोल दीजिए। यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ बन गया। तो लोगों ने सोचा मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनता होगा, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। हम आगे इस चैप्टर में बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में करंट पहुँचती है उसके बारे में है ये। तो यानी ये तो हो गए हमारे पास करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से करंट। हाँ, रहा चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चैप्टर क्या है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना और मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना और इनकी चेंजिंग के करके, यानी करंट की चेंजिंग से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की चेंजिंग के करके एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है, जिस डिस्टर्बेंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और उस चैप्टर को हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे चैप्टर हम एक हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिज्म। ये आपको जैसे मैंने बता ही दिया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से करंट, और इसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस करके इन सारे को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि चार्ज की वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। अब हम सबसे पहले चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रो ये कंसेप्ट निकला आपका चार्ज से, और चार्ज को हम मोस्टली क्यू से लिखेंगे, डिनोशन इसको इससे डिनोट करेंगे। और ये हमारे पास 2 किस्म का होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको हम बड़े अच्छे से समझ पाएंगे अगर हमें ये समझ आ जाए कि किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता कैसे है। फिर उसी की स्टेशनरी पोजीशन भी को भी हम बड़े अच्छे से देख लेंगे। स्टैटिक मीन रेस्ट, जिसका वेलोसिटी क्या है, 0। पहले तो हमें ये समझ आ जाए किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता कैसे है। इसको समझने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बोर। उन्होंने एक बात कही थी, वो बात ये कही थी कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कही थी। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पूछेंगे कि क्यों हम पढ़ेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स।
कोई भी मटेरियल चीज़ है, चॉक है, मेरी ये टी शर्ट है, डस्टर है, कोई भी चीज़ है, मटेरियल चीज़ कोई भी है, वो आटम से बनी हुई है। अब आटम का स्ट्रक्चर था जो पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए। हम उनको चर्चा हम आगे हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स आती है, वहाँ पे हम इसे बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा नील बोर सर को लेके थोड़े सा एक आटम का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि ये हमारे बड़े काम आने वाली चीज़ है। नील बोर सर ने कहा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है नील बोर सर के अकॉर्डिंग। उन्होंने एक बात कही कि भैया आटम का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये था आइडिया बोर सर का। तो उन्होंने एक फार्मूला दे दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। वो क्या फार्मूला दिया, वो दिया 2n स्केयर, वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट मीन्स अगर मैं इसे बोलूं तो ये नंबर ऑफ 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। तो उन्होंने पहली ऑर्बिट की बात करी, n इज इक्वल टू 1, तो 2 1 का स्केयर, तो इलेक्ट्रॉन आ गए 2। n इज इक्वल टू 2, तो 2 2 का स्केयर, तो नंबर इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8। n इज इक्वल टू 3, तो 2 3 का स्केयर, तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए 18 एंड सो ऑन। तो न्यूटन सर के मुताबिक n इज इक्वल टू 1 ये वाली ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 2। दूसरी n इज इक्वल टू 2, इसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 8 4 6 और ये रहे 8। n इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे आ जाएंगे 18। फिर n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ जाएंगे, अब n इज इक्वल टू 4 कर लीजिए, 2 4 का स्केयर 32 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर था किसका, आटम का, नील बोर सर के अकॉर्डिंग। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर एज पर नील बोर सर। नो क्वेश्चन उठता है कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं। वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें अगर ये कहानी समझ आ जाए तो हम इस आटम के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, उसे अच्छे से देख लेंगे। और जैसे कि हर एक मटेरियल चीज़ आटम से बनी है, तो उस मटेरियल चीज़ के ऊपर भी, मटेरियल बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको हम देख लेंगे। जब हम उसे देख लेंगे तो चार्ज एट रेस्ट को भी अच्छे से देख लेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि ये तो हमारा आ गया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी बॉडी का एज पर नील बोर। तो हम आगे चलते हैं कि कोई भी एटम ले लेते हैं, लेट अस से सोडियम। तो सोडियम को ले लेते हैं कि चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं एज पर नील बोर। तो इसका एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इट मीन्स सोडियम का एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर आएंगी सोडियम की ऑर्बिट्स, ये रही इसकी ऑर्बिट्स। अब इसका एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक नंबर है इसका 11। तो इसका मतलब है पहली ऑर्बिट में 2 आएंगे, दूसरी ऑर्बिट में 8 आएंगे और तीसरी ऑर्बिट में आएंगे 8 2 10 और 1 आएगा। यानी पहली ऑर्बिट में 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए, 4 6 और 8, और थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑर्बिट्स में, उसके बारे में बता रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो बोर के मुताबिक आए, देखो पहली ऑर्बिट में होने चाहिए थे 2 एज पर बोर, तो हैं 2। तो इन इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब दूसरी ऑर्बिट में 8 होने चाहिए थे, तो दूसरी ऑर्बिट में बोर के मुताबिक 8 होने चाहिए थे, तो इधर 8 हैं। तो इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स की भी न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मगर तीसरी ऑर्बिट में एज पर बोर नहीं है, वहाँ 18 है और यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इसे समझिएगा, या फिर हम बोलते हैं इसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अब यही जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के ऊपर चार्ज का कारण होता है। जहाँ तो ये बाहर चला जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि इसकी जाने की कैपेसिटी होगी, यानी आटम इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी रखेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आटम के पास ऐसी कैपेसिटी हो ये लूज नहीं करेगा, गेन करने की कैपेसिटी होगी। जब ये लूज करने की कैपेसिटी में होगा तो ये बाहर चला जाएगा, उस वक्त ये आटम पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये गेन करने की कैपेसिटी में होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, तो उस वक्त इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि कोई भी बॉडी आटम्स की बनी है, तो कोई ऐसी बॉडी हो जिसके जितने भी आटम्स हैं उनमें सभी में इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होगी, तो वो सारे का सारी बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर कोई ऐसी बॉडी होगी जिसमें लेने की कैपेसिटी है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। अब ऐसा देखिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हमने कहा बोर के मुताबिक नहीं है, इसकी इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब इसकी इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या होगा, इसको हम थोड़ी सी भी एनर्जी सप्लाई करेंगे। ये बात समझने वाली है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। एनर्जी सप्लाई करेंगे, एनर्जी मीन फोटॉन। जब मैं एनर्जी बोलूं तो एनर्जी को हम बोलेंगे फोटॉन। फोटॉन क्या है, कुछ नहीं है, एनर्जेटिक पार्टिकल है। हम आगे मॉडर्न फिजिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे इसे। तो फोटॉन एनर्जेटिक एक पार्टिकल है, ये इससे मैंने एक फोटॉन दे दिया। ये फोटॉन ने क्या किया, फोटॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर घुस गया। जैसे फोटॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर घुस गया और इस इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर कर दिया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, अब इस केस में क्या होगा कि इसके पास प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगी, प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगी जो है 11। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, वो रही 10। तो इसका टोटल चार्ज क्या हुआ, इसका चार्ज हुआ प्लस 11E, और इसका चार्ज क्या हुआ -11E। आप बोलेंगे कि E क्या चीज़ है, हाँ यहाँ पे एक नई चीज़ आई E क्या है कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मीन्स के E is the basic unit of charge minus 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कहने का मतलब है कि ये सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता। अब मैं कहूँ कि भैया किसी बॉडी के ऊपर चार्ज हुआ, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, यानी कि उसने दिया तो उसके ऊपर इतना पॉजिटिव आ जाएगा। अगर किसी ने लिया तो उसके ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इससे छोटा चार्ज नहीं होता। इसका कहने का मतलब है कि E/2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोटी मोटी बात ये है कि E/3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने किसी को आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, आधा इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी प्रोटॉन के ऊपर भी इतना चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इतना चार्ज होगा। वो होगा कितना, इतना होगा। अगर मैं इसके साथ ऐसा सोचिए, इसके साथ मैं प्लस लगा दूं तो ये प्रोटॉन होगा, ये क्या होगा, प्रोटॉन का चार्ज होगा, इसको भी समझ लीजिए। अगर मैं इसके साथ -E डाल दूं तो -E डाल दूँ, ये +E, तो -E डाल दूँ, -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। ये होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ऐसा हुआ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो प्रोटॉन्स थे 11, तो 11E आ गया। इलेक्ट्रॉन रह गए 10, तो -11E, और सॉरी दिस इज 10E। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए 10, तो टोटल चार्ज बन गया +1E। यानी कि ये आटम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये सोडियम क्या बन गया, ये बन गया सोडियम पॉजिटिव। इसे बोलते हैं आयन, सोडियम आयन बोलते हैं। मगर अगर हम कोई ऐसे ले लेते कि सोडियम के पास ये इलेक्ट्रॉन ना गया होता, तो फिर उस वक्त ये सोडियम यूं होता। इस सोडियम को हम बोलते हैं न्यूट्रल सोडियम आटम, न्यूट्रल सोडियम आटम। और ये सोडियम का आटम नहीं है, ये सोडियम आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। इट मीन्स इस
सोडियम के अब ऊपर चार्ज आ चुका है। अब कहने का मतलब हमारा ये है, हम यहाँ से ये सीख पाए किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता कैसे है, यानी किसी आटम के ऊपर चार्ज आता कैसे है। जैसे आटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है वो हमें पता चल गया, तो किसी आटम के बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है वो आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि बॉडी जो भी है वो आटम से बनी हुई है। अगर बॉडी आटम से बनी हुई है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर गेन किए तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर यही सोडियम को हम ऐसे लिखें, एक सोडियम ये है और सोडियम ले आते तो उसके पास लाते तो ये इसे क्या करता, रिपल कर देता, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। अगर हम इसको यूं ले लेते, कोई और क्लोरीन ले आते इसके पास, तो ये इसे क्या करता, अट्रैक्ट कर लेता। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज में। तो चलिए हम इसके आगे थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि किसी आटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है, तो लेट अस सी कि आटम के बाद किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है, बाय फ्रिक्शन। ये हमारी बड़ी प्यारी सी चीज़ है कि फ्रिक्शन से किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है। लेट अस सी दिस थिंग। चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, तो अब हम देखेंगे किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है। एक मेरे पास ग्लास रॉड है, एक मेरे पास सिल्क है। ग्लास रॉड का चार्ज है 0, सिल्क का चार्ज है 0। तो अभी तक हमने इसको रब नहीं किया, तो दोनों का कुल मिला के चार्ज आया 0 + 0, तो टोटल आया 0। तो क्यों नेट क्या हुआ 0, यानी बिफोर रबिंग चार्ज हुआ 0। जब हमने इसको रब कर दिया तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गई, तो सिल्क हो गई नेगेटिव। इसके ऊपर भी चार्ज आ गया, इसके ऊपर भी चार्ज आ गया। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसने गेन किए, इसीलिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमने क्या देखा कि रब करने के बाद ये भी चार्ज हो गया, वो भी चार्ज हो गया। इट मीन्स दिस इज इलेक्ट्रिसिटी डिवॉल्व्ड बोथ ऑन ग्लास रॉड एंड सिल्क बाय फ्रिक्शन। तो इसी को कई बार हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चलिए अब इसमें एक छोटा सा बात आता है कि भैया ये नेगेटिव क्यों नहीं हुआ और ये पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो वो इस तरीके से है कि अगर हम ये ग्लास रॉड है, कि अगर हम ग्लास रॉड लें तो ग्लास रॉड आटम्स की बनी होगी और सिल्क भी आटम्स का बना होगा। अगर दोनों आटम्स की बनी हैं तो इसके भी आटम को लेके देखते हैं, इसको भी आटम को लेके देखते हैं, इन दोनों को एटॉमिक लेवल पे देखते हैं कि एटॉमिक लेवल पे इनके साथ क्या हुआ जिसके करके ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। लेट अस सी दिस थिंग। तो मानिए, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड का मेरे पास ये आटम है। इसकी पहली ऑर्बिट में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाली में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी ऑर्बिट में यूं मान लीजिए कि पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरी वाली में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मान लीजिए। ये हमारी ग्लास रॉड का आटम है और ये हमारा सिल्क का आटम है। जब हमने रब किया तो रब से हीट पैदा हुई, रब से हीट पैदा हुई, यानी रब से फ्रिक्शन पैदा हुई, फ्रिक्शन से हीट पैदा हुआ, हीट पैदा हुआ मीन्स फोटॉन पैदा हुआ, और वो फोटॉन इसके अंदर भी घुसा, इसके अंदर भी घुसा, मीन्स इसके आटम्स के अंदर भी घुसा और इसके आटम्स के अंदर भी घुसा। जब वो फोटॉन्स इसके आटम्स के अंदर घुसा तो आटम को आप यूं देखिए, आटम के अंदर तो कुछ नहीं है, सिर्फ है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के अंदर की बात करें तो उसके अंदर हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब इसकी भी बात करें तो सेम स्टोरी इसके लिए भी है। अब हमने क्या पाया कि जो हमारे फोटॉन थे वो आटम के अंदर घुसे, मीन न्यूक्लियस के अंदर घुसे और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर घुसे। इसके भी न्यूक्लियस के अंदर घुसे और इलेक्ट्रॉन के अंदर घुसे। अब जो फोटॉन था उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकाल पाता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं और दुनिया की सबसे स्ट्रांग फोर्सेस हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। तो वो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता। रही बात इन 2 इलेक्ट्रॉन की, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों बोर के मुताबिक हैं, 2s के मुताबिक पहली ऑर्बिट में 2 होने चाहिए थे, 2 हैं। और वो जो फोटॉन पैदा हुआ फ्रिक्शन के करके उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल सकता।
क्योंकि ये बोर के मुताबिक है तो इसकी न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। रही बात इसकी, अब वो फोटॉन, जैसे फोटॉन, ये मान लो फोटॉन है, यानी हीट से एनर्जी पैदा हुई, एनर्जी से फोटॉन पैदा हुआ। अब ये फोटॉन जब इसके अंदर घुसेगा तो इस न्यूक्लियस ने इसको ढीला पकड़ के रखा हुआ है, तो ये फोटॉन इसके अंदर घुस जाएगा, उसके अंदर घुस जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा और बाहर निकाल के इधर ट्रांसफर कर देगा। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये बॉडी है, इसके अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में आटम्स हैं, अगर हमने इसके एक आटम की ये कहानी लिखी है, एक आटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक पॉजिटिव आया, तो इसने करोड़ों इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया होगा और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया होगा, ऐसी कहानी होगी। अब इसमें एक बात और है, छोटी सी बात है कि ये हमारा अभी तक हमने देखा कि ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, दोनों चार्ज हो गए। तो अभी बात ऐसे है कि इस न्यूक्लियस ने इन दो इलेक्ट्रॉन को बड़ा कसके पकड़ के रखा है, तो मैं बोलूंगा कि इन दो इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है। ये नई चीज़ आई, वर्क फंक्शन। इन दो इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है, इन दो इलेक्ट्रॉन को भी बड़ा कस के पकड़ के रखा है, तो इसका भी वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है। अब इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को ढीला पकड़ के रखा है तो ये आसानी से बाहर चला जाएगा, तो इसका वर्क फंक्शन कम है और इन 5 का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। अगर मैं इस आटम की बात करूं, इसको वर्क फंक्शन 1 कहूं तो इसको वर्क फंक्शन 2 कहूं, तो कंडीशन क्या बनेगी, W2 ग्रेटर देन W1, यानी इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा और इसका वर्क फंक्शन कम। तो जैसे ही मैं इस इस आटम वाले मटेरियल को इस आटम वाले मटेरियल से रब करूंगा तो लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी हैविंग लो वर्क फंक्शन टू ए बॉडी हैविंग हाई वर्क फंक्शन। और एक बात, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिव हो जाएगी और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो नेगेटिव हो जाएगी। इसमें एक बात और सुनिए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इट मीन्स इनका वर्क फंक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा, इनका भी वर्क फंक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा, इनको तो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, एक बात और है, हमने कहा कि हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो फ्रिक्शन हुई, तो फ्रिक्शन से फोटॉन पैदा हुए। वो फोटॉन इतने एनर्जेटिक नहीं थे कि वो इन इलेक्ट्रॉन और इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर निकाल पाते, मगर हम ये कह सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऐसे फोटॉन भी हैं। उसको हम अगर देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में बड़ी डिटेल में, कि जिन फोटॉन में इतनी एनर्जी होती है कि वो इन इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल सकते हैं। इवन कि गामा रे फोटॉन की जब बात की जाए वो इसको भी नुकसान पहुंचा सकता है, न्यूक्लियस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब फ्रिक्शन से आप इतने हाईली एनर्जेटिक फोटॉन पैदा नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, सिंपली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम ए बॉडी हैविंग लो वर्क फंक्शन टू ए बॉडी हैविंग हाई वर्क फंक्शन। अब हम वर्क फंक्शन को तो देख पाए, चलो अब क्या करते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वर्क फंक्शन होता क्या है। चलो, वर्क फंक्शन इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट of energy which is required to eject electrons from the body। तो वर्क फंक्शन क्या हुआ,
एक वो एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी। इसका वर्क फंक्शन, इसको आसानी से निकाला जा सकता है, इसका वर्क फंक्शन कम हुआ, और इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा हुआ। इस करके इलेक्ट्रॉन लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन की तरफ ट्रांसफ़र हो गए, जिसके करके ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्क फंक्शन। और तो हमने क्या देखा इस टॉपिक में, हमने देखा कि जब हम किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो ऐसा होता क्यों है वो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। फोटॉन आता है, फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन से फोटॉन पैदा होते हैं, फोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर घुस जाते हैं तो और वहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन ऑफ चार्ज। अभी तक तो हमें ये देखा कि चार्ज किसी बॉडी पे आता कैसे है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ चार्ज एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़।